नमस्ते। तो आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, पृथ्वी की सतह से लेकर उसके कह सकते हैं सबसे अनजाने हिस्से तक, यानी महासागर की गहराइयों में। हमारे ग्रह का 70% हिस्सा तो इसी नीली दुनिया से ढका है, लेकिन हम इसके बारे में शायद मंगल ग्रह से भी कम जानते हैं। तो आज आपके दिए गए स्रोतों की मदद से हम इस दुनिया की बनावट को समझेंगे, इसकी धाराओं को जानेंगे और देखेंगे कि लहरों के नीचे जीवन कैसे पनपता है। चलिए गोता लगाते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है सबसे पहले तो ये धारणा तोड़नी होगी कि समुद्र नीचे से सपाट होता है। अच्छा। हाँ, असल में समुद्र के तल की अपनी एक बनावट है, एक पूरा ढांचा है जो जमीन से भी ज्यादा नाटकीय है। वहां दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं और सबसे गहरी खाइयां भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जमीन पर ही उतरते हैं, मतलब समुद्र के तल पर। ये दिखता कैसा है? क्या जैसे ही हम किनारे से अंदर जाते हैं एक सीधी गहरी खाई शुरू हो जाती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया है। आप इसे मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं। 4 हिस्सों में? हाँ, सबसे पहला हिस्सा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसे आप ऐसे समझिए कि ये महाद्वीप का ही वो हिस्सा है जो पानी में डूबा हुआ है। जमीन का एक बढ़ा हुआ बरामदा। अच्छा, एक बरामदा। हाँ, ये ज्यादा गहरा नहीं होता, लगभग 120-150 मीटर, और इसका ढलान भी बहुत कम होता है। और आपके दिए गए मटेरियल में एक दिलचस्प बात लिखी है कि असली हलचल तो इसी बरामदे पर होती है। बिल्कुल। दुनिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने के मैदान और 90% तेल के भंडार, जैसे हमारा बॉम्बे हाई, वो सब यही है। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी पहुंचती है, जिससे समुद्री जीवन पनपता है, मछलियों को खाना मिलता है। इसके बाद जहाँ ये शेल्फ खत्म होता है, वहां से एक तेज ढलान शुरू होती है। ओके। उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये असल में महाद्वीप का किनारा है। यहाँ से समुद्री गहराई तेजी से बढ़ती है। और इस ढलान के बाद क्या हम सीधे समुद्र के मैदान पर पहुंच जाते हैं? लगभग। इस तेज ढलान के बाद एक और हल्का ढलान वाला क्षेत्र आता है, जिसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। ये एक तरह से ढलान और गहरे मैदान के बीच का जोड़ है। यहाँ नदियों से बहकर आया मलबा, गाद, वो सब जमा होता है। और फिर इसके बाद शुरू होती है असली गहराइयों की दुनिया, एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन, नाम से ही लगता है कोई बहुत बड़ी और सपाट जगह होगी। हाँ, ये गहरे समुद्र के विशाल मैदान है, 3 से 6 किलोमीटर की गहराई पर। ये धरती के सबसे सपाट इलाकों में से हैं और हमारे ग्रह की सतह का लगभग आधा हिस्सा। आधा हिस्सा? हाँ, आधा हिस्सा इन्हीं मैदानों से ढका है। आप कल्पना कीजिए, मीलों तक फैला एक शांत अंधेरा मैदान। एक मिनट, आपके मटेरियल में एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया है। इसमें समुद्री हिमालय का जिक्र है। क्या मतलब, समुद्र के नीचे भी अपनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? हाँ, और वो जमीन पर मौजूद किसी भी पर्वत श्रृंखला से कहीं ज्यादा विशाल हैं। इन्हें ओशियानिक रिज कहते हैं। ओशियानिक रिज? ये पानी के नीचे की एक लगातार चलने वाली पहाड़ों की लड़ी है जो पूरी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है, लगभग 65,000 किलोमीटर लंबी है। अरे वाह! ये वहां बनती हैं जहां धरती के टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं और नीचे से लावा निकलकर नई जमीन बना रहा है। ये पृथ्वी का, आप कह सकते हैं, लगातार धड़कता हुआ भूवैज्ञानिक दिल है। ये तो कमाल है। मतलब दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हमारी नजरों से छिपी हुई है। तो ठीक है, हमने समुद्र के नीचे की जमीन देख ली, पहाड़ हैं, मैदान है, सब कुछ है। पर एक सवाल उठता है, जमीन पर तो देशों की सीमाएं होती हैं, लेकिन इस विशाल खुले समुद्र का मालिक कौन है? क्या वहां कोई नियम कानून है? ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर तब जब हमें ये पता चला है कि इन गहरे मैदानों में सिर्फ कीचड़ नहीं बल्कि खजाना भी बिछा है। खजाना? हाँ, मैं बात कर रहा हूं पॉलीमेटालिक नोड्यूल की। कल्पना कीजिए, समुद्र के मीलों नीचे एक ऐसा मैदान है जहां करोड़ों सालों से प्रकृति ने हमारे लिए आलू के आकार के कीमती खजाने के गोले बिछा रखे हैं। किसी कहानी जैसा लगता है। इनमें ऐसा क्या खास है? इनमें निकल, तांबा, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसी धातुएं हैं। हाँ? ये वो धातुएं हैं जिनकी आज हमारी हाईटेक दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। स्मार्टफोन की बैटरी से लेकर सोलर पैनल तक, सब में यही लगता है। और इन नोट्स के मुताबिक इसका एक भू राजनीतिक पहलू भी है। हाँ, आज दुनिया की ज्यादातर ऐसी दुर्लभ धातुएं चीन से आती हैं। बिल्कुल। तो ये नोड्यूल एक तरह से बाकी देशों के लिए आत्मनिर्भर बनने का रास्ता हो सकते हैं। भारत को तो हिंद महासागर में इनकी खोज के लिए पायनियर इन्वेस्टर का दर्जा भी मिला है। बिल्कुल, भारत इस दौड़ में काफी आगे है और इसीलिए आपका सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है
इस खजाने पर किसका हक है? हाँ, किसका हक है? इसी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UNCLOS बनाई गई है। यह आप कह सकती हैं समुद्र का संविधान है। समुद्र का संविधान। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे आप अपने घर की तरह समझिए। तट से 12 नॉटिकल मील यानी लगभग 22 किलोमीटर तक का इलाका, वो है टेरिटोरियल वाटर्स। ये आपका घर है। यहाँ आपकी मर्जी चलेगी, आपका कानून चलेगा। ओके, ये तो घर हो गया। इसके आगे? घर के बाहर की गली यानी अग्र 12 नॉटिकल मील तक, ये आपका कॉन्टिजियस जोन है। यहाँ आप नजर रख सकते हैं कि कोई आपके घर में घुसने से पहले कोई गड़बड़ ना करे, जैसे प्रदूषण फैलाना या तस्करी करना। अच्छा, घर और गली और वो जोन जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, EEZ। हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ, ये आपका पूरा मोहल्ला है जो तट से 200 नॉटिकल मील मतलब लगभग 370 किलोमीटर तक फैला है। पूरा मोहल्ला? हाँ, और इस मोहल्ले के बाग बगीचे, तालाब की मछलियां, जमीन के नीचे का तेल या वो पॉलीमेटालिक नोडुल, इन सब पर और सिर्फ आपका आर्थिक अधिकार है। मतलब कोई और देश आकर वहां मछली नहीं पकड़ सकता? नहीं, वो वहां से गुजर सकते हैं, लेकिन वहां के संसाधनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने समुद्र के नीचे की जमीन और उसके कानून दोनों को समझ लिया, लेकिन पानी खुद तो स्थिर नहीं है, वो तो लगातार बह रहा है। इन धाराओं के पीछे की शक्ति क्या है? इसके पीछे कई ताकतें काम करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत है हवा। हवा? हाँ, हवा जब समुद्र की सतह से टकराती है तो वो पानी को अपने साथ घसीटती है। लेकिन एक और छिपी हुई ताकत है जो तापमान और खारेपन के फर्क से पैदा होती है। तापमान और खारापन? वो कैसे? देखिए, गर्म पानी हल्का होता है और ऊपर उठता है, जबकि ठंडा और ज्यादा खारा पानी भारी होकर नीचे बैठता है। इस ऊपर नीचे की गति से पूरे महासागर में एक विशाल कन्वेयर बेल्ट बन जाता है। इसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। और इन धाराओं का असर तो जबरदस्त होता होगा। ये सिर्फ पानी का बहाव तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, अटलांटिक में एक अदृश्य नदी बह रही है जो अमेज़न नदी से भी 1000 गुना ज्यादा पानी लेकर चलती है। लेकिन ये पानी की नहीं बल्कि गर्मी की नदी है। गर्मी की नदी? हाँ, इसी गल्फ स्ट्रीम की वजह से नॉर्वे, जो आर्कटिक के इतना करीब है, सर्दियों में जमता नहीं। ये प्रकृति का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है जो पूरे महाद्वीप का तापमान नियंत्रित करता है। कमाल है। और इसका उल्टा भी होता होगा, मतलब ठंडी धाराएं? हाँ, बिल्कुल। जैसे दक्षिण अमेरिका के पास बहने वाली ठंडी पेरू करंट, ये अपने साथ ठंडा पानी लाती है, जिससे हवा में नमी कम हो जाती है, और इसी वजह से वहां दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान अटाकामा बना है। ये धाराएं पूरी दुनिया के मौसम का रिमोट कंट्रोल हैं। तो पानी बहता भी है और इन लेखों के मुताबिक वो ऊपर नीचे भी होता है। हम बात कर रहे हैं ज्वार भाटे की। स्कूल में तो यही पढ़ा था कि ये चांद की वजह से होता है। क्या ये इतना ही सीधा है? चांद मुख्य खिलाड़ी है क्योंकि वो हमारे सबसे करीब है, लेकिन वो अकेला नहीं है। अच्छा, और कौन है? सूरज भी है, वो भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पानी को खींचता है। और एक तीसरी ताकत भी है, पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाली बाहर की तरफ फेंकने वाली ताकत। ये तीनों मिलकर पृथ्वी पर पानी के 2 भार बनाते हैं, एक ठीक चांद की तरफ और दूसरा उसकी उल्टी दिशा में। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, हम इन उभारों से गुजरते हैं, जिससे हमें दिन में 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड महसूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब सूरज और चांद एक ही टीम में हो तो ज्वार ज्यादा शक्तिशाली होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, अमावस्या या पूर्णिमा पर। हाँ, अमावस्या या पूर्णिमा पर, तो दोनों की मिलीजुली खींच से पानी में जबरदस्त उभार आता है। इसी को हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। उस दिन हाई टाइड बहुत ऊंचा और लो टाइड बहुत नीचा होता है। और जब वे एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर। हाँ, जब वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी खींच एक दूसरे के असर को काटती है। इससे बहुत कमजोर ज्वार आते हैं, जिन्हें नीप टाइड कहते हैं। तो महीने में 2 बार सुपर टाइड आते हैं और 2 बार सबसे कमजोर टाइड। तो ये पानी सिर्फ बहता ही नहीं बल्कि चांद के इशारों पर रोज ऊपर नीचे भी होता है। लेकिन इस बेजान पानी और जमीन के बीच में एक जिंदा, सांस लेती हुई दुनिया भी है। स्रोतों में इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा गया है, प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ्स। ये एक बहुत सुंदर उपमा है। ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि जमीन पर जो भूमिका वर्षावनों की है, समुद्र में वही भूमिका कोरल रीफ्स की है। ये पानी के नीचे के शहर हैं जिन्हें पॉलिप नाम के छोटे छोटे जीवों ने बनाया है। पॉलिप रहते हैं तो ये खोल मिलकर एक विशाल ढांचा बना लेते हैं, और इन शहरों में इतनी भीड़ भाड़ है कि समुद्र के लगभग 25% प्रजातियां अपने जीवन के लिए इन्हीं पर निर्भर हैं। इन नोट्स में उनके एक बहुत ही खास दोस्त का जिक्र है, ज़ूक्सेंथली नाम का शैवाल। ये रिश्ता क्या है? ये एक बहुत खूबसूरत लेन देन का रिश्ता है। ये शैवाल कोरल के शरीर के अंदर रहता है। अंदर रहता है? हाँ, शैवाल सूरज की रोशनी से खाना बनाता है और उसका 90% हिस्सा कोरल को देता है किराए की तरह। बदले में कोरल उसे रहने के लिए एक सुरक्षित घर देता है। और सबसे मजेदार बात, कोरल के जो चटक रंग हम देखते हैं ना, हाँ, वो खूबसूरत रंग, वो असल में इसी शैवाल के होते हैं। कोरल खुद तो रंगहीन होता है। लेकिन आपके नोट्स ये भी बताते हैं कि ये खूबसूरत दोस्ती अब खतरे में है। कोरल ब्लीचिंग की बात हो रही है, ये क्या होता है? कोरल बहुत नाजुक जीव होते हैं। जब जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, सिर्फ 1-2 डिग्री भी, तो कोरल तनाव में आ जाता है। और इस तनाव में वो सबसे पहला काम ये करता है कि अपने इस दोस्त ज़ूक्सेंथली शैवाल को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अरे, मतलब वो अपने खाने और अपने रंग दोनों को खुद से दूर कर देता है। बिल्कुल। शैवाल के जाते ही कोरल का असली सफेद कंकाल दिखने लगता है। इसी को ब्लीचिंग कहते हैं। ये कोरल के लिए एक तरह से भूखमरी की स्थिति है। अगर पानी जल्दी ठंडा ना हो तो वो मर जाता है। ये हमारे महासागरों के बुखार का थर्मामीटर है, जो हमें बता रहा है कि सिस्टम बहुत बीमार है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने समुद्र के नीचे छिपे पहाड़ों से लेकर उसके मालिकाना हक के नियमों तक, और गर्मी की अदृश्य नदियों से लेकर कोरल के टूटते रिश्तों तक की यात्रा की। ये साफ है कि महासागर सिर्फ पानी का विशाल भंडार नहीं, बल्कि एक जिंदा, धड़कता हुआ सिस्टम है जो हमारे ग्रह की सांसों को नियंत्रित करता है। और ये सुनने वालों के लिए एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है। हमने गहरे समुद्र में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जैसे खजाने की बात की। जैसे जैसे हम उस खजाने तक पहुंचने की तकनीक बना रहे हैं, हमें एक चुनाव करना होगा। एक तरफ इन संसाधनों से होने वाला आर्थिक फायदा है, और दूसरी तरफ इन अनजान नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा है, जिन्हें हम ठीक से समझना शुरू भी नहीं कर पाए हैं। गहरे समुद्र में खनन की इस दौड़ के नैतिक पहलू क्या हैं? क्या हम उस दुनिया को तबाह करने का जोखिम उठा सकते हैं जिसे हमने अभी तक पूरी तरह देखा भी नहीं?